हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी पर। मैं हूं वारिस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर टेट प्राइमरी टीचर की वैकेंसी को लेकर के। इस वैकेंसी में जो सिलेबस आपसे पूछा जाता है सुपर टेट में, इसे हम नई शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं। नई शिक्षक भर्ती का जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, पिछले 2 बार इसके एग्जाम हो चुके हैं, एक 68,500 में और 69,000 में। उसी सिलेबस के आधार पे इस बार का, उसी पैटर्न के आधार पे इस बार का जो आपका नई शिक्षक भर्ती 2021 में आने वाली है, जो चर्चाओं में चल रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो उसके पहले ऐसी चर्चाएं हैं कि उसके पहले एक बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। और जितने लोग डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच पूरी तरीके से तैयार है इस शिक्षक भर्ती में अटेम्प्ट करने के लिए। इसके साथ साथ बीएड के जो बैचेज निकले हुए हैं 2017 में, 18 में, 19 में, वो भी तैयार हैं इस नई शिक्षक भर्ती में अटेम्प्ट करने के लिए, बैठने के लिए। इसके साथ में पिछले जो 2015 बैच की बीटीसी के, 2014 बैच बीटीसी और बीएड के जो अभ्यर्थी पिछली जो 68,500 और 69,000 में छट चुके हैं, किसी जो है नंबर कम होने की वजह से या एकेडमिक मेरिट में चयन ना होने की वजह से जो लोग उस जो वैकेंसी में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वो लोग भी अपनी तैयारी को कर रहे हैं, जिससे जो ये वैकेंसी आने वाली है इसमें सभी लोग जो है बैठने वाले हैं। तो इस तरीके से अमूमन इसमें संख्या 6 से 7 लाख, कुछ लोग का मानना है कि संख्या 8 लाख 10 लाख भी जाएगी। लेकिन मेरा जो अपना एक था, मैंने जो इसका एनालिसिस किया है, जो हमने विश्लेषण किया है, ये सब लेने के बाद मैं जो आपको बता सकता हूँ कि इसमें जो संख्या होगी वो 7 से 8 लाख के बीच में होगी। 8 लाख से ज़्यादा, 7.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको 7.5 से 8 लाख कैंडिडेट्स अभी बहुत संख्या कैंडिडेट्स होते हैं। और जो वैकेंसी आएगी वो सरकार ने जो अपना एक हलफनामा दिया था उसमें 51,112 पदों के लिए वो अपने आप दिया था कि उतने शिक्षक हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 51,000 पे अगर ये वैकेंसी आते ही है तो 7 लाख, 8 लाख लोग अगर इसमें अटैम्प्ट करते हैं, 51 लाख की वैकेंसी है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना बड़ा होगा और कितना तगड़ा कंपटीशन है। तो इसके लिए आपको पूरा तैयार रहना होगा। एक एक टॉपिक पे आपका कमांड होना चाहिए, एक बढ़िया स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे 120 प्लस अंक इसमें आ जाए। और यदि आप 120 प्लस अंक लाते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में आप लोग अपने आप को समझेंगे। तो ऐसे में एक बढ़िया स्ट्रेटजी क्या है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि ये कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी सुपर टेट 2021 के लिए क्या हो सकती है, कितने पार्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमूमन तो यही देखा गया है कि लोग कहते हैं 14 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा सिलेबस है। तो हम जानेंगे कि 14 सब्जेक्ट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले से तैयार हैं, क्योंकि हम जब इसकी तैयारी सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं वो सीधे तो सुपर टेट की तैयारी करते नहीं हैं, वो तो इसके पहले यूपी टेट दे चुके होंगे, सी टेट 1 बार या 2 बार दे चुके होंगे। तो इसके लिए वो काफ़ी चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं। और सुपर टेट 21 का जो सिलेबस है वो आपका एक समझ एक तरह से यूपी टेट ही है, केवल उसका जो लेवल है और कुछ क्वेश्चंस पूछने के जो क्राइटेरिया है, जो एरिया है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो हम जानेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें पहले से हमने पढ़ा हुआ है, पहले से हमें हर एक स्टूडेंट्स को तैयार है कितना, और कितना कुछ नया पढ़ना है, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना है, ताकि हम हर जगह पे अपना एक कमांड रखें और हर एक सब्जेक्ट में अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ, जिससे कि सिलेक्शन मेरिट में नाम आने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो हम बात करते हैं सुपर टेट 2021 की। दोस्तों, यहाँ पर आप सुपर टेट 2021 पे ही बात करेंगे। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस बार, या पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सुपर टेट जो 68,500 या 69,000 में, वो टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो 150 क्वेश्चन की होगी। 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस बार भी। जो कुल आपसे मार्क्स होंगे टोटल 150 क्वेश्चन, वो 150 अंक के होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे टोटल। जो समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चंस को करने के लिए, कुल समय जो दिया जाएगा वो 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा।
इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग यूपी सुपर टेट 2021 में नहीं होता है। अब तक की जो है जो परीक्षाएं हुई हैं दोनों बार 68,569 में, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और इस बार का भी जो एग्जाम होगा सुपर टेट का, उसी के पैटर्न पर एग्जाम होना है, तो इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग है सुपर टेट में नहीं रहेगा। जितने क्वेश्चंस आप सही करेंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने जो क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं तो उसके आपके मार्क्स, सही मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ये नेगेटिव मार्किंग में फायदा होता है। तो यहाँ पे फायदा ये होगा कि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। आगे जो है जो क्वेश्चंस के प्रकार होंगे, जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा वो कैसे क्वेश्चन होंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, जिन्हें ऑब्जेक्टिव कहते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं। तो सभी 150 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। अगला जो एग्जाम मोड होगा वो ऑफलाइन ही मोड होगा, पेपर पेन मोड में एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम इसका नहीं होता है। आगे अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट्स आपसे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है भाषा। अब भाषा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, लैंग्वेज में आपसे 3 प्रकार के लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे हिंदी पूछा जाता है, संस्कृत पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। यहाँ पे जो हिंदी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संस्कृत के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे सबसे चीज़ें आपको पहले क्या पूछी जाएंगी, जो हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संस्कृत से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कुल अगर आप देखते हैं तो 20, 10, 30 और 10, 40 मार्क्स आपसे केवल क्या पूछा जा रहा है, भाषा पूछा जा रहा है। अब इस भाषा में आपसे पूछा क्या जाएगा, तो दोस्तों भाषा में आपसे पूछा जाएगा ग्रामर। जो हिंदी है तो हिंदी ग्रामर पूरा आपसे पूछा जाएगा, साथ में इसके साहित्य खंड के बारे में पूछा जाएगा, रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, जो हिंदी में जो प्रमुख पुरस्कार होते हैं जैसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, तो इसके बारे में 1 या 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। साथ में जो पूरा व्याकरण है वो पूछा जाएगा और आपके 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक गद्य खंड से होगा और एक पद्य खंड से होगा। तो इतना चीज आपसे पूछा जाएगा। हिंदी में ये 20 मार्क्स का होगा। संस्कृत में आपसे क्या पूछा जाएगा, सिंपल संस्कृत में भी आपसे एक पैसेज पूछा जाएगा और साथ में एक गद्य खंड से एक पद्य खंड से पैसेज होगा और साथ में आपके कुछ जो है क्वेश्चंस जो संस्कृत ग्रामर से होंगे। संस्कृत की जो संख्याएं हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे संख्या को आप हिंदी में क्या कहते हैं या फिर हिंदी में है उसको संस्कृत में क्या चीज़ कहेंगे, तो ये संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपके जो लिंग, वचन, कारक हैं, आपके जो विभक्तियाँ हैं, समास हैं, आपके जो पुरुष हैं, वचन हैं, यहाँ से जो आपका पूरा संस्कृत का जो ग्रामर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वही आपके इंग्लिश से भी होगा, इंग्लिश में पैसेज से क्वेश्चन बनेगा। साथ में इंग्लिश की जो ग्रामर है, पार्ट ऑफ स्पीच है, पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच है, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं, साथ में पूरे जो इंग्लिश से एक्टिव, पैसिव, नरेशन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके अपोजिट वर्ड से भी देखने के लिए सिनोनिमस, एंटोनिमस से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पूरे इंग्लिश से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन संस्कृत से और 20 क्वेश्चन आपसे हिंदी से पूछे जाएंगे। कुल मिला जुला के ये तीनों भाषा से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम सेकंड। तो सेकंड में आपसे पूछा जाएगा साइंस और मैथ। साइंस से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और मैथ से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टोटल बात करें तो आपको साइंस और मैथ से 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जो साइंस और मैथ है वो किस स्टैंडर्ड पे आपको पढ़ना है, तो दोस्तों जो आपने तैयारी यूपी टेट की मैथ्स की तैयारी आपने किया है तो पूरा जो सिलेबस यूपी टेट के मैथ्स का आपने पढ़ा है, बात करें तो 6 से लेकर के और क्लास 10 तक का जो पूरा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वही आपको पढ़ना है। और यदि आप तैयारी करते हैं एसएससी वगैरह की, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की, तो जो उसका आपको तब फिर दूसरा आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है। जो एसएससी का आपका जो मैथमेटिक्स है, एसएससी, बैंक, रेलवे में जो आप मैथ्स की तैयारी करते हैं वही मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे। साइंस में आपके
फिजिक्स से भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन होंगे, साथ में आपके जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है, कृषि विज्ञान जो होता है, वहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चरल ये चीज़ें आपको साइंस से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये आपको पूरा पढ़ना है। और मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके ये दोनों साइंस और मैथ से पूछे जाएंगे। आगे आपकी बात करते हैं हम तीसरा जनरल स्टडी की। दोस्तों ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब जनरल स्टडी 10 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन जनरल स्टडी में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको तीनों हिस्ट्री पढ़ना है, प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है वो आपको पढ़ना है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है। 1857 से लेकर के और 1947 तक पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो पहली बार लड़ा गया था व्यापक तौर पे, वहाँ से लेकर के और जब तक देश आज़ाद हो गया 1947 तक का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है आधुनिक भारत इतिहास में। तो ये पूरा आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति और पूरा जो आपका जो मुगल काल रहा है, मिडिल हिस्ट्री जो रहा है आपका, और एंशिएंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है, ये पूरा आपको पढ़ना है। साथ में आपको जियोग्राफी पढ़ना है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में जो सौरमंडल है, महासागर है, महाद्वीप हैं, जंगल हैं, यहाँ के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको भूगोल भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, 5 ईयर्स प्लान के बारे में पढ़ना है, जो आपका जो नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 से बना है, उसके नीति आयोग के बारे में पढ़ना है आपको। साथ में जो कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं भारत के विकास के लिए, यहाँ के नागरिकों के विकास के लिए, तो उन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। जो लेटेस्ट योजनाएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। पॉलिटी में आपको पढ़ना है, इसमें आपको संविधान के बारे में पूरा पढ़ना है, संविधान का इतिहास क्या रहा, संविधान के निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियाँ उसके लिए बनाई गई, किन किन लोगों का इसमें योगदान था। साथ में आपको संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने उसके अनुच्छेद हैं, कितने उसके भाग हैं, संविधान में कितने आपके जो उसमें अनुसूचियां हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सब के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। तो ये पूरा आपको संविधान में पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। तो ये आपको संविधान के अंदर पढ़ना है। साथ में कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। तो ये पूरा आपको जनरल स्टडी में इतना आपको पढ़ना है। कुल अगर हम बात करें ओवरऑल तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इतना पूरा आपको पढ़ना है। ये आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये पार्ट थोड़ा आपको बड़ा है, इसको आपको मेन चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। आगे आपको जो चौथा पोर्शन होता है आपका, वो टीचिंग स्किल है, शिक्षण कौशल है और CDP है, बाल मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे आपको जो टीचिंग स्किल है ये 10 नंबर और बाल मनोविज्ञान 10 नंबर। तो आपके जो टोटल जो आपने यूपी टेट में आप तैयारी करते हैं या सीटेट का अगर आपने एग्जाम दिया है, और बिना दिए तो आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे नहीं जब तक आप यूपी टेट या सीटेट को क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपने यूपी टेट सीटेट में जो CDP का आपने 30 क्वेश्चन हल किए थे, वही पूरा CDP यहाँ पर आपको पढ़ना है। और ये CDP आपका यूपी टेट का आपके 3 पार्ट में बटे हुए हैं 10-10 मार्क करके। पहला कि 10 मार्क्स के आपको टीचिंग शिक्षण कौशल को अलग कर दिया गया है। अब यहाँ शिक्षण कौशल में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आपको प्रारंभिक शिक्षा का नवीन इतिहास पढ़ना है, शिक्षा का जो विकास क्रम कैसे है, ये शिक्षा का विकास क्रम वैदिक कालीन शिक्षा से लेकर के बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, आधुनिक कालीन शिक्षा में अलग अलग जो समितियाँ बनाई गई उसके बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षा का विकास कैसे होता है धीरे धीरे, और फिर आगे चल करके देश जब स्वतंत्र हो जाता है तो भारत में शिक्षा के विकास को लेकर के क्या क्या समितियां बनाई गई। 1968 की जो शिक्षा समिति क्या थी, जो शिक्षा नीति आई, 1986 की शिक्षा नीति पढ़ना है आपको, प्रोग्राम ऑफ एक्शन पढ़ना है, NCF 2005 पढ़ना है। और अभी जो आप सुपर 21 का एग्जाम देंगे तो इसमें जो नई शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। RTE 2009 के बारे में पूछा जाता है। तो ये पूरा आपको पढ़ना है भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास में। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है
जो हमारे दर्शन हैं भारतीय शिक्षा के, उसमें जो पाश्चात्य और भारतीय जो कुछ दर्शन शास्त्री हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ये भारतीय दर्शन, गिजुभाई बधेका, ये भारतीय दर्शन शिक्षा दर्शन से हैं। जो पाश्चात्य दर्शन में आपको रूसो का पढ़ना है, अरस्तु का पढ़ना है, सुकरात का पढ़ना है, प्लेटो का पढ़ना है, तो ये आपको पाश्चात्य और भारतीय दोनों शिक्षा दर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। उनके जो शिक्षण विधियां क्या रही हैं, उन्होंने कौन कौन से शिक्षा में लेकर के सुधार किए, शिक्षा में नवीन जो खोज किए गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ आपको शिक्षण से क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है, जिसमें शिक्षण कौशल क्या है, कितने प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं, संप्रेषण क्या है, आपका मापन यानी मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पूरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग स्किल में, जो कि 10 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए कितने समय दिए जाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में कौन से कौशलों का जो विकास कराया जाता है, कितने समय किसके लिए दिए जाते हैं, तो ये पूरा आपको पढ़ना है टीचिंग स्किल में। आगे सीडीपी में बात करते हैं, मनोविज्ञान में। दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये मनोविज्ञान आपका विकास की अवधारणा को लेकर के, व्यक्तिक विभिन्नता है, विकास की अवधारणा है। अब विकास की अवधारणा में आपको तीनों विकास के अवस्थाओं को पढ़ना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उसको विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। व्यक्तिक विभिन्नता, बुद्धि के बारे में, अधिगम के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो पूरा जो आपका जो बाल विकास का जो आपका चैप्टर है, वो पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना है सीडीपी में, जो कि 10 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। आगे आपको पूछा जाएगा 5वां करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर बहुत बड़ा एक रोल रखता है सुपर टेट में। हम आगे चर्चा करेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस हम पहले से पढ़े हुए हैं और कितना फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। अब ये करंट अफेयर जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपके जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अर्थात कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाएं से पूछी जाएंगी। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं आ रही हैं, जो लॉन्च होती हैं, कुछ जो है जो महत्वपूर्ण जो नई नई किताबें जो लॉन्च होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। पुरस्कारों के बारे में पढ़ना है, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, जो लोगों का कुछ जो प्रसिद्ध लोगों का निधन हो जाता है उनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ में आपको जो राष्ट्रीय खेल के परिदृश्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस खेल का आयोजन कहाँ होना है, कौन कौन सी राज्य में क्या क्या योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये पूरा आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये पूरा आपसे मिलकर के 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बनते हैं, जो कि 30 मार्क्स के आपको बनेंगे। इसके साथ साथ 6वां आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग सा। दोस्तों रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे रीजनिंग 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा जो एसएससी या रेलवे की जो रीजनिंग होती है, वो पूरी रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इसमें दोनों आपको पढ़ना है। जिसमें कुछ प्रमुख चैप्टर्स आपको विशेष फोकस करना है, जैसे आपको दिशा सूचक, दिशा वाले प्रश्न पर विशेष फोकस करना है। कैलेंडर है, घन घनाभ है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट है, रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे आपको विशेष फोकस करना है। साथ में रीजनिंग के सभी आप चैप्टर्स को आपको पूरा एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरा एसएससी की रीजनिंग यहाँ पे आपको दिया गया है सिलेबस में। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। आगे 7वां बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको ज़्यादातर कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। जो नए नए ऐप्स जो लॉन्च होते हैं, वो ऐप्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में या फिर कौन सा ऐप्स किसके जो है किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है या किसने लॉन्च किया है। साथ में जो है जो कंप्यूटर से प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। और आगे आपसे जो 8वां क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट, जीवन कौशल एवं प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन है। तो ये जो जीवन कौशल है, ये भी आपका सीडीपी का ही एक पार्ट होता है। तो ये टीचिंग स्किल, सीडीपी और जीवन कौशल, ये 10 क्वेश्चन, पूरे 30 क्वेश्चन आपके होते हैं, जो कि आपके जो सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उसी के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको अलग अलग कर दिया गया है कि बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए। यहाँ पे जो लाइफ स्किल है और मैनेजमेंट है, यहाँ से आपके जीवन कौशल प्रबंधन के बारे में पूछा जाएगा, प्रेरणा के बारे में पूछा जाएगा। प्रेरणा क्या चीज़ है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं, प्रोत्साहन क्या होता है, प्रेरणा एंड प्रोत्साहन। साथ में आपसे पूछा जाएगा शिक्षक के रोल क्या है। शिक्षक की जो 5 प्रकार के रोल यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं,
जो कि दिया हुआ है आपको। शिक्षक जो एनसीएफ ने शिक्षक को 5 प्रकार की जिम्मेदारियां बताया है। मार्गदर्शक शिक्षक होता है, शिक्षक नेतृत्वकर्ता होता है, शिक्षक जो सुविधा प्रदाता होता है, शिक्षक जो है आपका एक मार्गदर्शक है, सलाहकार के रूप में शिक्षक काम करता है। तो ये पूरे जो शिक्षक की 5 भूमिका होती हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। साथ में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा प्रेरणा के बारे में, आपके जीवन कौशल कितनी प्रकार के हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, मानवीय मूल्य के बारे में पूछा जाएगा। तो ये पूरा आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा आपके पार्ट्स मिल करके आप यहाँ काउंट करेंगे तो 150 मार्क्स होंगे, जो कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स से आप यहाँ से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों आप जब यूपी टेट की तैयारी करके आप आए हैं तो यूपी टेट में आपने जनरल स्टडी का जो पार्ट है इसका आपने वहाँ पे ईवीएस में, पर्यावरण में, और ऊपर आपने जो हिस्ट्री और जियोग्राफी जैसे विश्व का भूगोल, भारत की भूगोल, साथ में आप पॉलिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि यूपी टेट में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से भी एक एक दो क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। तो इसके लिए आपने अगर पूरा सिलेबस को बढ़िया से पढ़ा होगा तो ये सभी पार्ट्स को आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, वही चीज़ें आपको यहाँ पूछी जाएंगी। तो ये आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, ये लगभग आपने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। इसके आगे आपका जो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, तो यहाँ पे आप जब यूपी टेट की तैयारी किए हैं तो हिंदी तो आप वहाँ पे पढ़े हैं, आगे आपने संस्कृत लिया होगा या इंग्लिश लिया होगा लैंग्वेज 2 में। तो यहाँ पे अगर आपने संस्कृत लिया है तो आपने संस्कृत को पढ़ा होगा, आपको इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपने इंग्लिश से यूपी टेट पास किया है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे तो आपको यहाँ पे संस्कृत पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे हिंदी तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है, तो ये चूँकि ग्रामर ही होता है और ये आप तैयारी करते चले आए हैं, बहुत पहले से तैयारी किए हैं आप इसका, तो यहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है और आराम से आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है आप हिंदी के 20 में आप अगर आप एक बार 2 बार इसको एक बार ही अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आराम से आप हिंदी के 20 में आप 17-18 आप आराम से लाएंगे और लाते हैं बच्चे। आगे आपका संस्कृत और इंग्लिश है। अब ये बात डिपेंड है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। अगर संस्कृत आपका स्ट्रॉन्ग है सेकेंड लैंग्वेज तो आप संस्कृत में ज़्यादा बढ़िया करेंगे, इंग्लिश में आप थोड़ा सा 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आपका संस्कृत थोड़ा सा कमज़ोर होगा। आप कुछ और भी ऐसे भी लोग होते हैं जिसका इंग्लिश संस्कृत सब तैयार होता है, कोई सब्जेक्ट इनका कमज़ोर नहीं होता है। तो ऐसे में अब आपको अपने ऊपर भी डिसाइड करना है कि आपका क्या सब्जेक्ट्स ज़्यादा वीक है, कि इसमें आपका कितना जानकारी आपका बेटर है। तो जो आपको कम जानकारी है उसको आपको ज़्यादा समय देना है, जिसमें जानकारी आपकी अच्छी है उसको थोड़ा कम समय देना है। एग्जाम के पहले अगर आप 1 महीना पहले भी अगर उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम में, चूँकि एग्ज़ाम में अभी 4-5 महीने का समय है, तो एग्ज़ाम तक आपको पहुँचते पहुँचते उसमें अभी आपको उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जिसमें आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उसको आपको ज़्यादा समय देना है और उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि कंपटीशन इस बार का बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो आपको प्रयास करना है कि इंग्लिश आपका जो हिंदी है 17-18 से कम ना हो, संस्कृत 10 का है तो 10 में आपका 6-7 नंबर यहाँ से भी आप कवर करें, इंग्लिश 10 का है तो 6-7 आपको यहाँ से भी मिलना चाहिए। आपको यहाँ पे साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, तो आपको बायोलॉजी क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे जो भौतिक विज्ञान के, वो ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाते हैं, ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ज़्यादातर उसको सही कर लेते हैं। इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, और यहाँ से आपको भी प्रयास यही करना है कि 10 एवरेज अगर 10 का तो 10 में आपको 7 से कम नहीं लाना है। और मैथ है 20, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनका तो मैथ्स काफ़ी अच्छा होगा, वो तो आराम से 20 में 16, 17, 18 करते हैं। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में कुछ बहुत से लोगों का जो है लगभग 60% लोगों का मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है,
तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो अब बिना मैथ आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मैथ को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैथ यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा पार्ट है, 20 क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिनका मैथ स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है वो 20 में वो 18-20 नंबर पाते हैं। तो सोचिए जिसका मैथ जिसको आता है वो 20 में 20 पा रहा है, और जिसको नहीं आता है वो मैथ 20 में 6-7 नंबर पा रहा है, 5 नंबर पा रहा है। तो एक 15 नंबर 16 नंबर का जो एक बड़ा गैप है ये एक बड़ी मार्जिन लाता है, एक चयन लिस्ट में बड़ा प्रभाव डालता है। तो इसके लिए आपको मैथ को इग्नोर नहीं करना है, आपको भले आपको मैथ इतना स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मैथ को इतना प्रैक्टिस करना है, मैथ को डेली रूटीन में इसको लेना है, डेली प्रैक्टिस में लेना है, ताकि मैथ में आप आराम से यहाँ पे 15 नहीं आप कर पाते हैं 20 क्वेश्चन 15 से 20, तो आप यहाँ पे 10, 12, 50% मैथ आपको यहाँ सॉल्व करना ही करना है। जैसे 50% क्वेश्चन में आप अगर मैथ में आप लॉसो मॉसो पढ़ लेते हैं, आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को हल करना सीख लेते हैं, सिंप्लीकेशन के क्वेश्चंस को आप हल करना सीख लेते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस को आप सीख लेते हैं, बहुलक है, समांतर माध्य है, जो कि बहुत आसान चीज़ें हैं, क्षेत्रफल है, तो ये सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस में ले लेते हैं तो इतनी तैयारी आपकी बन जाएगी कि आप आराम से 20 में आप 12, 13, 14 तक क्वेश्चन आप आराम से सही करेंगे मैथ में। तो यहाँ पर आपको कम से कम मैथ में 12-14 तो करना ही करना है आपको सिलेक्शन में लेने के लिए। तो ये आपको मैथ करना है। साथ में आपको जनरल स्टडी है, तो जनरल स्टडी तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, इसको आपको डेली आप एक एक चीज़ को पढ़ना शुरू कर देना है। आप ज्योग्राफी लीजिए, पहले ज्योग्राफी का विश्व का भूगोल पढ़िए, भारत का भूगोल पढ़िए, साथ में आप जो है हिस्ट्री लीजिए, ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना शुरू कर देना है, तभी जाकर के जनरल स्टडी आपकी तैयार हो पाएगी। आपका जो टीचिंग स्किल है ये वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा है टीचिंग स्किल का, चूँकि CDP और टाइम मैनेजमेंट ये आपका लाइफ स्किल मैनेजमेंट के अपेक्षा ये CDP का ये जो टीचिंग स्किल वाला है ये पूरा आपका जो 3-4 टॉपिक्स आप सिलेबस में देखेंगे जो दिया है वो पूरी अलग अलग बुक हैं। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसका आपको इसकी तैयारी करनी है। और उसके लिए आप जो DLED BEd BTC में जो आपने पढ़ा है, DLED में या फिर BTC में जो आप चारों सेमेस्टर में पहला और सेकंड किताब जो पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड पेपर, वही पूरा पेपर आपका यहाँ पे पूछा जाता है। तो अगर आपने उसके नोट्स रखे हैं तो वो नोट्स यकीनन आपको बहुत मदद करेंगे यहाँ तैयारी करने में। और अगर नहीं है तो आप किसी DLED के प्रशिक्षु की किताब ले करके और उसके नोट्स ले करके आप उसके नोट्स बना लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। साथ में यूट्यूब पर भी इसकी क्लासेस दिए जाते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी पढ़ाई जाती हैं। तो आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, इसकी क्लासेज आपको यहाँ से भी मिलती रहेगी। साथ में इसकी मार्केट में इसकी बुक्स भी अवेलेबल है, जो स्पेशली सुपर टेट के ही नाम से बुक्स आ गई हैं मार्केट में। आपको ये सभी पार्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग इसकी किताबें भी मिल जाएंगी, कम्बो बुक भी आ गया है, एक ही बुक में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वो लेकर के आपको तैयारी जैसे भी आप करें, आपको ये तैयारी करनी है टीचिंग स्किल्स की। CDP की, मनोविज्ञान की, जो आप UP टेट में पढ़े हैं वही ज़्यादा चीज़ें आपसे यहाँ पूछे जाएंगी, तो यहाँ से भी आपको तैयारी करना है। करंट अफेयर्स को पर डे आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर 230 नंबर का पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स के ऐसे ऐसे अभ्यर्थी पढ़े हुए हैं जो 30 में 30 क्वेश्चन सही करते हैं करंट अफेयर में। और जो सोचिए जो 30 में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर सही करेगा उसका कितना प्रभाव डालेगा उसका नंबर पे, ऑटोमेटिक उसका नंबर 115-20 प्लस पहुंच जाएगा जो करंट अफेयर 30 में 30 कर लिया। तो करंट अफेयर 30 में 30 करने का आपको प्रयास करना है। और इसके लिए आपको 30 में 30 करने के लिए डेली आपको करंट अफेयर्स, डेली किसी जो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि यूट्यूब के बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो पर डे के करंट अफेयर्स देते हैं, तो किसी 1-2 चैनल्स को आप फॉलो कर लीजिए और प्रतिदिन के जो उससे करंट अफेयर आ रहा है उसको आप वीडियोस को देखिए, उसका नोट्स बनाइए। और साथ में एग्जाम से 2 महीना पहले आप पिछले 6 महीने की कोई एक पत्रिका ले लेंगे और जब उसको आप पढ़ लेंगे तो पूरी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पे आप करंट अफेयर में 30 में आपको 25, 27, 28, 30 में अगर 30 लाते हैं तो ये जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर में गेन करेंगे ये आपके सिलेक्शन मेरिट पे प्रभाव डालेगा। आगे आपका रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता है, पिछली बार के जो रीजनिंग पूछे गए हैं उसमें तो 5 में 5 भी करके आए हैं लोग,
तो इसके लिए आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है कि कोई भी रीजनिंग के लिए, परफेक्ट रीजनिंग है, शकील अहमद की रीजनिंग है, या बहुत से रीजनिंग की किताबें हैं मार्केट में, तो कोई भी रीजनिंग की आप एक किताब ले लीजिए और प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस में उसको लेना है। जैसे आप मैथ में प्रैक्टिस में लेंगे वैसे रीजनिंग आपको प्रैक्टिस में लेना है, आराम से रीजनिंग आप तैयारी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, साथ में जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट आते हैं, लेटेस्ट ऐप लॉन्च होते हैं, तो वो आपका यहाँ से भी तैयार हो जाएगा। साथ में कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर की कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, वो आपकी तैयारी यहाँ पे होगा। अब इसके साथ साथ 5 नंबर यहाँ से, अब फिर लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है, तो ये भी आपको जीवन कौशल आपको पढ़ना है, जो आप टीचिंग स्किल और CDP जहाँ से पढ़ेंगे जिस बुक से, उसी बुक्स में आपको लाइफ स्किल मैनेजमेंट भी मिलेगा, तो वहीं से आपको 10 नंबर यहाँ से भी पढ़ना है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो मानवीय मूल्य वगैरह पूछे जाते हैं तो वो NCERT ने 83 प्रकार के मानवीय मूल्य बताए हैं, तो वो आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पे जीवन कौशल हैं, जो यूनेस्को ने जीवन कौशल के बारे में बताया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से जीवन कौशल होते हैं, उसके लाइफ में क्या यूजेज हैं उस जीवन कौशल के, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। प्रेरणा क्या है, प्रेरणा के प्रकार कितने हैं, उससे कुछ परिभाषाएं हैं स्पेशली जो विभिन्न जो है शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, तो उन परिभाषाओं को भी पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपको तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से जब आप तैयारी करेंगे तो अगर आप एक एवरेज लेते हैं, अगर 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 10-10 के इसके हम कॉन्सेप्ट अगर चीज़ों हम तोड़ दें तो 10 में अगर आप 7 नंबर लाते हैं तो 10 में 7-7 नंबर अगर आप एक एवरेज लाए तो 15-7 105 नंबर आपके एक नॉर्मल तौर पे एवरेज आपका निकल रहा है 150 में। तो अगर 105 नंबर एवरेज है, साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप, जैसे रीजनिंग है 5 में 5 करेंगे आप, हिंदी है 20 का है, 15 से कम कोई नहीं करता है, 18, 17, 18 सब करेंगे, तो ऐसे जो है रीजनिंग है, करंट अफेयर है 30 में आप 6-7, हमने एवरेज 7 का लिया तो 30 में 7 तरीके 21 ही होता है, लेकिन 30 में अगर आप तैयारी करते हैं तो 25, 26, 27, 30 में 30 तक भी आप करने के लिए सक्षम हैं। तो यदि आप इतना करते हैं तो एक एवरेज आपको 10 से 15 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ने हैं आपके, तो 105 और 15 और जोड़ लेते हैं तो आराम से आपका 120 नंबर पहुंच जाता है। और 115-20 नंबर अगर आप पाते हैं, अगर आपके एकेडमिक गुणांक 28-30 है, अगर आपका एकेडमिक गुणांक 30 के एवरेज में है, 28-30 है, तो और 115-20 अगर आप पाते हैं तो बिल्कुल बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 51,000 की सीट आती है तो उसमें भी हो जाएगा, बाकी अगर सीटें ज़्यादा आती हैं तब तो और अच्छे से आपका सिलेक्शन होना संभव है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कीजिए। अब जो क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा है तो पिछला वीडियो हमने बताया है कि गुणांक कैसे निकालते हैं सिलेक्शन के लिए, कितने गुणांक को निकालने की तरीका क्या है, कितने कट ऑफ्स होंगे, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे या दिया होगा, देख लीजिएगा, तो उसको जा करके देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगा कि एक अमूमन इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसको अपना एक टारगेट बना करके। इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका 150 नंबर का पेपर होता है, 150 में इसका 60% लिया जाता है आपके सिलेक्शन में, साथ में आपके जो 40% होते हैं वो आपके जो एकेडमिक गुणांक हैं उसमें हाई स्कूल का, यहाँ पे जो एकेडमिक गुणांक है आपका, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आपका मेरिट बनता है दोस्तों, वो जो मेरिट आपका बनता है, ये मेरिट आपके 2 तरह से बनते हैं। एक आपका यहाँ पे एकेडमिक होता है, और एक यहाँ पे रिटेन होता है। तो रिटेन में जो आपका होगा दोस्तों, इस रिटेन में यहाँ पे 60% लिया जाएगा आपका, और एकेडमिक जो आपका होगा वो 40% लिया जाएगा। अब 60 और 40 का आपको लेकर के अनुपात एक आपका मेरिट तैयार होता है। अब इस 60 में जो आपका 40 लिया जाएगा, ये तो आप जान रहे हैं हाई स्कूल का 10%, जैसे हाई स्कूल में अगर आपने 85% पाया है तो उसका 85% में आप 10 से भाग करेंगे तो 8.5 मिल जाएगा। इंटर का 10%, इंटर में अगर आपने 90 पाया है तो उसका 9 हो गया। ग्रेजुएशन में अगर आपने 60 पाया है तो उसका 6 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपने DLED या BTC में 90 पाया है तो उसका 6 हो गया। अगर आपने बीएड किया है, बीएड में अगर आपका 75% है, 70% है तो उसका 7 या 7.5 ऐसे आप लेंगे। तो उसका 10% आप लेते हैं, अपने परसेंटेज जो भी होगा आपका उसमें आप 10 से जब भाग कर देंगे तो वो जो मान आएगा वही आपका उसका 10% का गुणांक होगा एकेडमिक का।
तो ये आपका हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और आपका जो प्रशिक्षण या डिग्री जो भी है बीएड बीटीसी उसका 10% आपसे लिया जाता है। तो ये कुल आपके 40 के गुणांक बनते हैं, उन सबको आप जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद से जो आपके आते हैं वही आपकी टोटल क्या हो जाते हैं, एकेडमिक गुणांक हो जाते हैं 40% का। तो इतना वो हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक एवरेज है, अगर आपने सब में मान लीजिए आपने सब में 90% पाया, हाई स्कूल में भी आपका 90 है, इंटर में भी 90 है, ग्रेजुएशन में भी 90 है और आपका मान लीजिए कि बीटीसी या बीएड में भी 90% है, तो सबका अगर आप 9 ले लीजिए तो सबको आपका 90 10 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो कुल 9 चारों का आप लेंगे तो 9 चौको 36, तो 40 में आपके 36 हो गया आपका केवल गुणांक, 40 का 36 गुणांक आपका हो गया एकेडमिक। और वही 36 आपका जुड़ जाएगा आपके किसमें, रिटेन एग्जाम में। अब रिटेन में आपका 60% लिया जाता है, तो बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं, रिटेन एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं कितना गुणांक होगा। तो आपको एक हम आपको बता दें बहुत सिंपल आपको एक फार्मूला कि 150 में जितने नंबर आप पाते हैं, जितना नंबर आप 150 में पा रहे हैं उस नंबर में आप 2.5 से 2.5 से आप भाग कर दीजिए। एक जो उसका 60% निकाला जाएगा जब 150 का, तो एक गुणांक जो होगा वो 2.5 नंबर का बनेगा। अर्थात कि यहाँ पर आपका यहाँ पे 2.5 अंक का एक गुणांक बनता है। कितना बनता है, एक गुणांक बनता है जो आपका 60% होता है। तो यहाँ पर आपका 2.5 अंक का एक गुणांक बनेगा। तो अब जितने अंक आप 150 में पा रहे हैं, अगर आप 100 अंक पा रहे हैं तो 100 में आपको 2.5 से क्या कर देना है, भाग कर देना है, यानी कि 2.5 से 100 में भाग कर देना। अगर आप 110 नंबर ला रहे हैं 150 में तो उसमें आपको 2.5 से 2.5 से भाग कर देना। अगर आप 120 नंबर पा रहे हैं तो 120 में आपको 2.5 से भाग कर देना है, और जो मान आएगा कैलकुलेट करने पर वही आपका एकेडमिक ये आपका रिटेन का आपका गुणांक हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि अगर आपने 100 नंबर मान लीजिए पा गया, अब 100 नंबर आप पा रहे हैं तो 100 नंबर में आप 2.5 से 2.5 से भाग करेंगे तो आपका कितना गुणांक बनेगा। यहाँ पे आपने 100 नंबर पा रहे हैं, 2.5 से भाग करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको कितना मिलेगा, 40 का गुणांक आपको यहाँ पे बनेगा। अब ये अगर आप 120 पाते हैं तो 100 की जगह पर 120 रख देंगे, 120 में 2.5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 48 आ जाएगा भाग करने पर। अगर यहाँ पे आप 110 पा रहे हैं, 2.5 से आप भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 44 हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार से आपका जितना अंक भी आप 150 में पाएंगे वही आप यहाँ पे रख देंगे, 2.5 से भाग कर देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा के नीचे 25 कर देंगे, हल करेंगे कैलकुलेट करके, तो जितना मान आएगा वही आपका लिखित का गुणांक हो जाएगा। अब उस गुणांक में जितना आप पाए हैं 40 में, जैसे कि हमने 9 जोड़ा था तो 36 आया था, तो अब इस 40 में 36 हमें जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 40 में हमने 36 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 40 से 70 76। अब इस तरीके से ये कितने का गुणांक बन जाएगा, 76 का गुणांक बन जाएगा चयन लिस्ट का। आपका जो मेरिट गुणांक हो जाएगा वो 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब उस 76 के ऊपर अगर कट ऑफ बनता है तो आपका सिलेक्शन तय है। अगर 76 तक कट ऑफ बनता है तो आपका सिलेक्शन तय है। अगर 76 से ऊपर कट ऑफ बनता है, मान लीजिए 77 बन गया कट ऑफ, तो नहीं होगा 76 पे। लेकिन अगर 76 के नीचे आ गया, जैसे 74 आ गया, 70 आ गया, 72 आ गया, तो अब 76 वाले का कंफर्म है, उसका तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से एक कट ऑफ निकालते हैं, एक इस तरह से अपना एक गुणांक हम निकालते हैं। तो ये हमने आपको एक एवरेज एक सिंपल फार्मूला हमने आपको बता दिया है शॉर्ट में। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं कितना जो है इस बार का कट ऑफ रहने वाला है, कितना कट ऑफ बनेगा इस बार का, जनरल का कितना होगा, ओबीसी का, एससी एसटी का कितना होगा, कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, तो उसके हिसाब से इसमें हमने सटीक विश्लेषण हमने बनाया हुआ है। तो वो कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा से ही रिलेटेड स्पेशली इस चैनल के माध्यम से जानकारियाँ दी जाती हैं, तैयारी कराई जाती है मैथमेटिक्स की, जनरल स्टडी की, टीचिंग सब्जेक्ट्स की, आपके रीजनिंग, आपका जो कंप्यूटर है और आपका जो लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन सब की तैयारी चैनल के माध्यम से कराई जाती है, जो आपके तैयारी में, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही मददगार हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयारी को जारी रखिए।
अपना एक टारगेट बनाइए। आपका एक हम बेसिक टारगेट अगर दे दें तो आपको सिलेक्शन अगर लेना है इस शिक्षक भर्ती में 2021 के जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कम से कम आप 120 का टारगेट बनाइए। दोस्तों अगर आप 120 का टारगेट बनाते हैं, और ये 120 का टारगेट उन लोगों के लिए है जिनका एकेडमिक गुणांक एक एवरेज में 28 से 30 का है। अगर 28 से 30 के बीच का एकेडमिक गुणांक है तो आपको 120 अंक लाने पर फोकस करना होगा। 120 अंक अगर 120 15 भी लाते हैं तो भी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, लेकिन आप 120 प्लस की टारगेट रखिए कि 120 प्लस आपका है, जिससे आप सेफ जोन में रहेंगे। और जब भी वैकेंसी की फाइनल लिस्ट आएगी, उस वैकेंसी के चयन का फाइनल लिस्ट आएगा, उसमें आपका नाम 100% रहेगा। तो आप 120 प्लस का टारगेट बनाइए अगर आपका 128 से 30 के बीच का एक एवरेज गुणांक है। अगर आपका गुणांक 128 आपका जो एकेडमिक गुणांक है 28 से कम है, 25-24 है, तो आपको अपना जो लिखित का एग्जाम है वो आपको और ज़्यादा लाना होगा। जैसे कि 120 की जगह पर आप 125-30 तक आप लाएंगे, तब जाकर के आपका हो पाएगा। अगर आपका जो है एकेडमिक गुणांक ज़्यादा है, जैसे कि आपका 30 से ज़्यादा है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, तो उसी हिसाब से आप अगर कुछ कम अंक भी लाते हैं, 110 लाते हैं, 105 लाते हैं, 107, 8 तक लाते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक कितना है, आपके एकेडमिक के हिसाब से ही आपका जो है ये बनेगा। और ओवरऑल अगर इस वीडियो में अगर आपको बता दें कि एक एवरेज आपको क्या रखना है जो इस बार की जो वैकेंसी है, तो वो आप समझ लीजिएगा जनरल का जो होगा वो मेरे जो एनालिसिस में है, जनरल का इस बार का 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतना तक जा सकता है कट ऑफ, वो आप समझिए जनरल का कम से कम आपको लाना है 74 प्लस। आप अगर 74 प्लस लाते हैं, यानी कि 74 प्लस का आपका गुणांक आता है, ये गुणांक आपका ये दोनों मिला के है, एकेडमिक और ये आपका रिटेन, तो दोनों मिलकर अब तक अगर 74 प्लस लाते हैं, जनरल में है 74 प्लस का गुणांक बनता है, तो समझिए कि एक तरह से एक पॉसिबिलिटी है कि आपका चयन हो सकता है। इतना गुणांक कम से कम 74 प्लस तो गुणांक जाना ही जाना है आपका इस बार जनरल 2021 में। ओबीसी के कैंडिडेट है, अब इसी हिसाब से आप कम कर लीजिए। ओबीसी का है तो 72 to 74 मान लीजिए। अगर आपका एससी है तो एससी के लिए मान लीजिए आपका 70 मान लीजिए प्लस मान लीजिए। एसटी हैं तो ये ऑल जितने कैंडिडेट्स होंगे एसटी के जो पास हो जाएंगे ऑल, यहाँ पे आपका जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे, केवल क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको कम से कम हम आपको ये लेकर हमें चलना है कि हमें जब भी हम तैयारी करेंगे, चाहे हम जिसमें भी आते हों, एससी में आते हों, एससी में आते हों, एसटी ओबीसी जिसमें भी आते हों, ईडब्ल्यूएस में आते हों, ईडब्ल्यूएस के लोग कहाँ रहेंगे अक्सर लोग पूछते हैं कमेंट करके, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमेशा जनरल से और ओबीसी के बीच में ही बनता है। यहाँ पे कहीं आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होगा और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा, मान के लिए अगर ओबीसी का 72 बन रहा है, जनरल का 74 बन रहा है, तो ओबीसी का कहीं वही 74 से नीचे 73.5 यही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस में भी बहुत से कैंडिडेट्स हो गए हैं, बहुत लोगों ने इसका प्रमाण पत्र बनवा लिया है ईडब्ल्यूएस का, तो इसका जो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा इसका कोई बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस का आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो कुछ आपका 1-2 अंक से अगर आपका जनरल से आप छटते हैं तो ईडब्ल्यूएस के तहत आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आप ईडब्ल्यूएस में अगर आप पात्र हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर आप आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप अपना ज़रूर बनवा लीजिए। अपने जो आपका जो एरिया के जो आपके लेखपाल हैं उनसे आप संपर्क करके इसका आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अगर आप इसके क्राइटेरिया में आते हैं, आप इसके लिए पात्र हैं। तो आगे तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जनरल का आपका 74 है, मान के चलिए कि ओबीसी का आपका 72 से 74 तक है, एससी का आपका 70 प्लस है मान लीजिए, और एसटी में जो लोग अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, केवल पास हो जाएंगे एसटी में, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह से हमने पूरा आपको एक डिटेल्स में हमने जानकारी दी, कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड पैटर्न में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस पे हमें कब कैसे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमने आपको बताया। कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये हमने आपको बता ही दिया है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, सब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। अगर आप एक एक सब्जेक्ट्स को अलग अलग करेंगे तो 14 सब्जेक्ट होते हैं, और उस तरह से अगर आप इसको कंबाइन करके आप देखते हैं तो आपके लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट होंगे। इसी पे आपको फोकस करना है।
करंट अफेयर वगैरह को, कुछ चीज़ों को आपको रेगुलर बेस में लेकर चलना है। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर लेकर चलना है। तो ये आप आसानी के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपना टारगेट 120 प्लस का आप बनाएंगे तो सफलता आपको पक्का इस बार मिलेगी। अब वैकेंसी कब तक आएगी? तो दोस्तों वैकेंसी यूपी टेट 2020 के बाद ही इसकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि बिना यूपी टेट 2020 का कराए वैकेंसी आने की संभावना कम दिख रही है। तो एक अनुमान है कि यूपी टेट की जो है जुलाई तक इसके आवेदन ले लिए जाएंगे, जो कि इसका सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जैसे यूपी टेट का एग्जाम होगा उसके आपके 15 या 20 दिन के ही अंदर आपको नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। चूंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और वैकेंसी न आए। तो जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, लोकसभा के चुनाव रहे हों, तो चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती प्राइमरी की देखने के लिए मिलती है। तो इस बार भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2022 का चुनाव आपके जनवरी फरवरी या मार्च में होने वाला है। तो फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, दिसंबर में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर या दिसंबर में। तो अक्टूबर तक आपकी उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपकी 51,000 या उससे अधिक पदों पे देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें वही लोग सफल हो पाएंगे जिनकी स्ट्रैटेजी पहले से बनी होगी, जो पहले से तैयारी में लगे होंगे वही लोग सफल होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होगी, सीटें कम होंगी तो फाइट्स बढ़ेगा। और जब फाइट बढ़ेगा तो इसमें जो पहले से तैयारी में लगे हैं वही अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन होने के चांसेस उन्हीं के ज़्यादा होंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी कर दीजिए, अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रेटजी को बना लीजिए, क्या आपका एकेडमिक है, कितना आपको टारगेट रखना है सुपर टेट में और किस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी चीज़ें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.